द पब्लिक इंडिया के दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं गज़नफ़र अब्बास। पता नहीं क्यों मुसलमान हमेशा पॉलिटिक्स में छाए रहते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात मुसलमानों के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में आती ही रहती है और राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहते हैं। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम आपको एक ख़ास मीटिंग के बारे में बताने वाले हैं जो अभी हाल ही में आरएसएस ने की, जिसमें ख़ुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए और कई जो आरएसएस के जो मेन ओहदेदारान हैं वो शामिल हुए। मुस्लिम राष्ट्र मंच के इंद्रेश कुमार शामिल हुए और इनकी मीटिंग हुई आरएसएस परस्त उन मुसलमान मौलानाओं से, मुफ्तियों से या तथाकथित मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से, जिनके साथ मिलकर इस तरह का संदेश देने की कोशिश है कि मुसलमान और आरएसएस दोनों मिलकर देश को यूनाइट कर सकते हैं और यूनाइट करना चाहिए और नेशन बिल्डिंग में इन दोनों को साथ आना चाहिए। तो क्या थी ये मीटिंग, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या क्या इसमें डिस्कस हुआ, इसी पर बात करेंगे। मीटिंग हुई नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में, जिसमें 60 से ज़्यादा तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी, कुछ मौलाना और कुछ मुफ्ती आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले और उन्होंने कुछ मुद्दों पर बातचीत करी और ये मीटिंग तकरीबन 3 घंटे चली। तो मुद्दे क्या थे जिन पर 3 घंटे तक मीटिंग चली? देश की यूनिटी के ऊपर बात हुई, यानी कि एकता के ऊपर बात हुई, देश की में सामाजिक ढांचे को लेकर, यहाँ के सांस्कृतिक और कई सामाजिक मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। मदरसा एजुकेशन में किस तरीके से बदलाव लाया जाए और किस तरीके से ये मुसलमानों के लिए बेहतर हो सकता है, इस पर बातचीत हुई। और सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास किस तरीके से हो, इस पर भी बातचीत हुई। मुद्दे तो सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या बातचीत हुई ये मीडिया में खुलासा उस तरीके से नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए। इस मीटिंग के बाद आरएसएस का स्टेटमेंट आया कि मीटिंग बहुत ही पॉजिटिव रही। अब इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है कि किस तरीके से, किस मायने में ये मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही। और एक और बयान आया जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम किसी भी रिलीजन के, किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं और सबको देश के विकास में साथ आना चाहिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इस मीटिंग में शामिल कौन से ऐसे मुफ्ती हैं, मौलाना हैं और तथाकथित मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं जो शामिल हुए और मुसलमानों का बहुत भला चाहते हैं, देश का बहुत भला चाहते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो नाम है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ़ हैं, उनका नाम है मौलाना उमैर इलियासी, जिनके लगातार बयानात आते रहे हैं बीजेपी के समर्थन में, पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में। इनके अलावा डॉक्टर फ़िरोज़ बख्श साहब, उनकी भी जो है इस मीटिंग में उपस्थिति दर्ज हुई थी और वो भी एक बहुत बड़े समर्थक हैं आरएसएस के और बीजेपी के। इसमें बयान आया मीटिंग के बाद मौलाना उमैर इलियासी साहब का कि उन्होंने ये मीटिंग क्यों बुलाई थी और क्यों उन्होंने आरएसएस के साथ ये मीटिंग की और किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो उनका बयान आया है कि चूँकि आरएसएस के भी 100 साल इस वर्ष हो रहे हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके 50 साल हो रहे हैं। तो इस मौके को देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि दोनों तरफ से एक मीटिंग होनी चाहिए और देश में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इसमें इलियासी साहब का एक स्टेटमेंट ये भी आया मीडिया में कि इस मीटिंग का ख़ास मकसद ये भी था कि जो आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मतभेद हैं, उनको दूर किया जाए। और एक दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया मीडिया में कि वो जो नफ़रत का जो माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए, इस पर भी बातचीत करनी थी, इसलिए ये मीटिंग रखी गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलाना उमैर इलियासी साहब या इस तरीके के और जितने भी तथाकथित मौलाना, मुफ्ती या जो अपने आप को मुसलमान कौम का ठेकेदार समझते हैं और इस तरीके की मीटिंग्स रखते हैं टाइम टू टाइम, उसके पीछे ख़ास मकसद क्या है और क्या मुसलमानों ने उनसे कहा था कि जाके आप आरएसएस से मीटिंग करिए और आरएसएस से मीटिंग करके ये सारी चीज़ों को डिस्कस कीजिए। ये कुछ सवाल हैं जो इनसे पूछने बहुत ज़रूरी हैं। उससे पहले हम आपको बताएं कि जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो पूछा गया कि इन मुद्दों पर असल में चर्चा हुई क्या और क्या इस मीटिंग का आउटकम निकला। क्या मोहन भागवत साहब ने कहा, क्या इन्होंने बातें रखी, किस तरीके के मुसलमानों के इश्यूज़ पे इन्होंने बातें करी। तो उसमें सभी का ऑलमोस्ट एक ही जैसा जवाब आया है मीडिया में कि ये एक तरह की सीक्रेट मीटिंग थी।
अब अगर इतनी जब आप रिपोर्ट में ये कह रहे हैं, तमाम न्यूज़ में आ रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ में देश के भविष्य के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, यूनिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात है कि आप डिस्क्लोज़ ना करें या नहीं कर सकते थे। तकरीबन 60 लोग मुस्लिम कम्युनिटी से इस मीटिंग में शामिल हुए थे, तो क्या इन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो हम आपके सामने रखने वाले हैं? क्या उन्होंने सन 2014 से लेकर अब तक जो मोदी सरकार का अमृतकाल चल रहा है, इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी हेट प्रोपेगेंडा हुए हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं, जिसमें तमाम आरोप हैं बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, कि उनके संरक्षण में तमाम तरीके से अपराध किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा जो है, जो मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन रोज़ हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत फैलाता है, हिंदू कम्युनिटी में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाता है और बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन को रोज़ आगे बढ़ाया जाता है। बीजेपी का पपेट मीडिया ही नहीं, बल्कि बीजेपी के तमाम लीडर्स और बीजेपी से जुड़ी हुई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहा जाता है, और ख़ुद आरएसएस के तमाम नेता जिनके बयानात आते रहते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हेट स्पीचेस के बयानात आते रहते हैं, क्या उस पर कोई बातचीत हुई, कोई ठोस कुछ हल निकला? सन 2014 से लेकर अब तक तमाम इश्यूज़ आपके सामने हैं। जब उस वक्त हुकूमत आई, मोदी सरकार बनी, तब से कई इश्यूज़ शुरू हुए। मॉब लिंचिंग का इशू आया, गाय के नाम पर मुसलमानों को बेरहमी से मारने के बहुत से केसेस हुए। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें 98% से ज़्यादा जो केसेस हैं जिसमें विक्टिम्स हैं वो मुसलमान हैं, और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि ख़ुद उन्हीं मुस्लिम फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ भी पुलिस ने एफआईआर करी। सारे केसेस पेंडिंग हैं, और एक दो केसेस को छोड़कर किसी भी केस में जो कल्प्रिट हैं उनके ख़िलाफ़ कोई सज़ा नहीं हुई। और जो इश्यूज़ देखने को मिले वो था सीए एनआरसी का, जिसमें एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी की जो नागरिकता है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया गया, और हिजाब का मैटर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, जिसमें तमाम मीडिया डिबेट्स, मीडिया ट्रायल्स हुए, जिसमें यह कहा गया कि हिजाब जो है यहाँ पर एक तरीके से वुमेन के ख़िलाफ़ एंटी वुमेन एक चीज़ के तौर पर पेश किया गया, और इस्लाम को एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के तौर पर पेश किया गया। क्या ये मुद्दा भी इस मीटिंग में रखा गया कि ये तमाम इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश हो रही है, इसको रोका जाए? बात और आगे बढ़ी, बात बुलडोज़र तक आई और वफ़ अमेंडमेंट एक्ट तक आ गई। बुलडोज़र के थ्रू बुलडोज़र जस्टिस होने लगा, और कहीं भी किसी भी मैटर पर जिसमें तमाम पॉलिटिक्स हावी रही, मुसलमानों के घरों से लेकर दुकानों तक बुलडोज़र चले, ये तमाम केसेस कोर्ट में भी पेंडिंग हैं, और अभी तक बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें कुछ हो पाया है, जस्टिस नहीं मिला है। इसके अलावा वफ़ वाला जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वफ़ के थ्रू जिस तरीके से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर सरकार की, मोदी सरकार की नज़र है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है कि ये जो मैटर्स हैं इससे किस तरीके से देश में एक के बाद एक मुसलमानों को सेंट्रल फिगर में लाकर उनके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स हो रही है, इससे तो ख़ुद देश में जो अशांति है वो फैल रही है और तमाम तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। तो क्या इन मुद्दों पर बातचीत हुई, और अगर हुई तो उसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया गया? मौलाना उमैर इलियासी ने कहा कि इसमें बात हुई है एजुकेशन से रिलेटेड और रिफ़ॉर्म की और मदरसा एजुकेशन को बदलाव करने की, लेकिन एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि मौलाना आज़ाद जो स्कॉलरशिप मिलती थी रिसर्च स्कॉलर्स को, माइनॉरिटीज़ के लिए थी, जिसमें एक अच्छी तादाद में मुस्लिम्स के साथ साथ दूसरे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती थी पीएचडी करने के लिए और रिसर्च करने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने। तो क्या ये इतना बड़ा मुद्दा, क्या ये मुद्दा नहीं था इसमें डिस्कस करने के लिए? इस पर कोई भी बात, कोई भी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। एक तरफ मौलाना उमैर इलियासी जैसे मोदी भक्त और आरएसएस परस्त तथाकथित मौलाना और मुफ्ती हैं जो लगातार इस बात का संदेश देते हैं और ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमेशा मीडिया में आते रहते हैं, इनको डिबेट्स वगैरह में बुलाया जाता है और हमेशा ये कहते रहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के लिए बहुत अच्छी है। तो क्या इस मीटिंग में इन्होंने आरएसएस जो कि बीजेपी के पैट्रॉन ऑर्गेनाइजेशन है और उन्हीं के बलबूते बीजेपी सरकार में है, तो क्या वहाँ पर ये सवाल उठाया गया कि लगातार पिछले 11 साल में एक दो जो पहले मुस्लिम एमपी हुआ करते थे बीजेपी की तरफ से, या कोई एमएलए हुआ करता था किसी स्टेट की गवर्नमेंट में या विधानसभा में, तो पिछले सालों में ये देखा गया है कि मुसलमानों को पहले अगर कुछ एक आध टिकट बीजेपी की तरफ से दिया भी जाता था तो अब वो भी नहीं मिलता। यानी पूरी तरीके से मुस्लिम मुक्त भारत
आत्मनिर्भर भारत, मुस्लिम मुक्त भारत। तो क्या इस पर कोई डिस्कशन हुआ कि एक तरफ अगर मौलाना उमैर इलियासी जैसे लोग बीजेपी को देश के लिए बहुत अच्छी पार्टी मानते हैं और आरएसएस को बहुत अच्छा संघ मानते हैं देश के भविष्य के लिए और देश के विकास के लिए, तो क्या मुसलमानों की पॉलिटिकल भागीदारी नहीं बनती? ये जो मीटिंग हुई है, इस तरह की मीटिंग ये पहली नहीं है, इस तरह से और भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन हर एक मीटिंग की रिपोर्ट मीडिया में नहीं छपती। तभी छपती है या तभी आती है जब कुछ ख़ास बातें डिस्कस हुई हों, जो ऑफ स्क्रीन रहती हैं और हमेशा हिडन रहती हैं। पीएम मोदी भी इस तरीके के ओकेजन्स पे कभी ना कभी कोई ना कोई मीटिंग करते नज़र आते हैं। कुछ ख़ास वर्ग है मुसलमानों का उनके साथ, जिसमें बोहरा कम्युनिटी आती है। अभी जब वफ़ के मैटर पर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंस गई, तब उन्होंने बोहरा कम्युनिटी के साथ एक मीटिंग करी थी और उस मीटिंग की रिकॉर्डेड वीडियो मीडिया में गई। उस पर तमाम रिपोर्ट्स आई कि ये किस तरीके से मुसलमानों के हक़ में कानून है और इससे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो वक्फ बोर्ड में करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से अब एक आरएसएस की मीटिंग हुई है जिसमें बहुत सी चीज़ें सीक्रेट हैं, क्योंकि 3 घंटे अगर मीटिंग चली है तो 3 घंटे में कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी। इस तरह की मीटिंग्स तमाम होती चली आई हैं और एक तरफ बीजेपी और आरएसएस दोनों ही तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या अपोजिशन की और भी पार्टीज़ वो तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों का। तुष्टीकरण मतलब अगर आम भाषा में समझे तो चापलूसी करते हैं। तो एक तरफ तो अपोजिशन के ऊपर ये आरोप लगता है और इस तरीके से मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें मुस्लिम मौलानाओं को, मुफ्तियों को और इस तरीके के लोगों को बुलाया जाता है। एक तरफ तो तुष्टीकरण का आरोप अपोजिशन के ऊपर और दूसरी तरफ इस तरीके की मीटिंग। इसमें जो सबसे बड़ा जो मैसेज इस तरीके से इन मीटिंग्स के ज़रिए दिया जाता है, तो वो एक नैरेटिव बनाया जाता है। वो नैरेटिव हमेशा ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं देश के सामने, जिस तरीके के भी इश्यूज़ हैं, जितने भी विवाद हैं, असल में उसके ज़िम्मेदार मुसलमान हैं। तो मुसलमान जब तक साथ नहीं आएंगे, आरएसएस के साथ नहीं आएंगे, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, वो अलग बात है कि कभी जो है मुसलमानों की कोई औकात नहीं होती कि बीजेपी जो है उनको कोई टिकट दे दे इलेक्शन लड़ने के लिए, नगर निगम लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, एमपी तो बहुत दूर की बात। पहले कोई ना कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर बना दिया जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। लेकिन इन मीटिंग्स के ज़रिए जब मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। अच्छा मतलब बीजेपी के हिसाब से अच्छा वाला मैसेज कि देखिए, हमने ये बात आपको बता दी है कि मुसलमान सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हैं और हमने उनको समझाया है कि कुछ इस तरीके से कोऑपरेशन होना चाहिए कि जो देश में विकास की बातें चल रही हैं उसमें साथ आएँ और नफ़रतें ख़त्म हो। लेकिन नफ़रत फैला कौन रहा है, किस मशीनरी के ज़रिए नफ़रत फैलाई जा रही है, इस पर कोई बात क्लियर नहीं होती और बातें सीक्रेट रखी जाती हैं। इस तरह की मीटिंग्स में शामिल होने वाले मुसलमानों के बारे में आपको बताते चलें, ज़्यादातर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेंबर्स हैं, जो आरएसएस का ही एक विंग है जिसको इंद्रेश कुमार ने बनाया था और उन्हीं की देखरेख में सारी पॉलिसीज़ तैयार होती हैं। मुसलमानों में किस तरीके से मैसेजेस पहुंचाने हैं जो बीजेपी के फेवर में रहें, जिससे कि बातें जो है आरएसएस के फेवर में ज़्यादा हों और जो असल मुद्दे हैं खुद मुसलमान उनके ऊपर बात ना करें। उसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग, ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी से किसी न किसी तरीके का फेवर हासिल करते हैं। यानी गिव एंड टेक का रिलेशन है और गिव एंड टेक का रिलेशनशिप सिर्फ इनके बीच नहीं है बल्कि आरएसएस और बीजेपी के लिए खुद है। आरएसएस के अस्तित्व के लिए बीजेपी का पॉलिटिक्स में बना रहना, सत्ता में बना रहना ज़रूरी है और बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना या फिर सत्ता में आना, इन दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आरएसएस का कैडर ग्राउंड पे काम करे और आम हिंदुओं को ये बताए कि हिंदुओं का ठेकेदार जो है वो बीजेपी है और आरएसएस है। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और इस तरह के तमाम ये जो फर्जी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले जो मौलाना मीटिंग करते हैं आरएसएस के साथ या बीजेपी के तमाम लीडर्स के साथ, उनके ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि ये हैं असली ठेकेदार मुसलमान कम्युनिटी के। तो सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है कि क्या मुसलमानों ने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना था, कहा था इनसे कि जाइए आप मीटिंग कीजिए, क्या इनको बताया था कि इन मुद्दों पे मीटिंग होनी है, क्या कोई इस तरीके से पहले कोई और मीटिंग्स हुई थी? तो पिछले 11 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी भी जितनी भी एट्रॉसिटीज़ मुस्लिम से ख़िलाफ़ हो रही हैं, जो भी अन्याय के केसेस हो रहे हैं, जितने भी फ़र्ज़ी केसेस मुसलमानों के ऊपर लादे गए हैं, बुलडोज़र से लेकर वक्फ बोर्ड का केस हो, हिजाब से लेकर CA NRC तक का मुद्दा हो या और भी तमाम तरह के जो केसेस हैं, इश्यूज़ हैं, मुसलमानों के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। क्या इस पर कभी भी इन लोगों ने, जिन्होंने ये आरएसएस की मीटिंग रखी
और मीटिंग की और कहते हैं कि सीक्रेट मीटिंग की है और ये देश के लिए बहुत अच्छी है और ये ख़ुद मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छी मीटिंग साबित होगी। तो क्या इन लोगों ने इन सारे मुद्दों पर बीते सालों में कुछ बातें की? क्या कोई इशू उठाया? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्या तीखे सवाल किए सरकार से? क्या उनसे कहा कि जिसकी शपथ लेकर आप लोग सरकार में आते हैं, यानी कि भारत का संविधान, उसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो ख़ुद मुसलमानों को, इन लंबी लंबी दाढ़ियों वाले मुसलमान मौलानाओं से, जो अपने आप को ख़ुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताते घूमते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देते हैं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलमान कम्युनिटी के नाम पर इस तरह से धोखा देने का काम कर रही हैं। और ना ही सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को धोखा दे रही हैं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को धोखा दे रही हैं। बहुत जल्द अगले शो में एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। शुक्रिया।